नमस्कार, मैं प्रेरणा भंडारी लेजेंड्स ऑफ उत्तराखंड सीरीज में आपका स्वागत करती हूँ। लेजेंड्स ऑफ उत्तराखंड सीरीज उत्तराखंड के महान कल्चर, खूबसूरत लैंडस्केप और ऐतिहासिक धरोहर को डॉक्यूमेंट करके दुनिया के सामने पेश करने की एक छोटी सी कोशिश है। द शूटिंग बॉक्स पहाड़ों के रानी मसूरी में बेस्ड एक फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन हाउस है, जिसका उद्देश्य है लेजेंड्स ऑफ उत्तराखंड सीरीज के माध्यम से दुनिया भर में बसे उत्तराखंड वासियों को अपने महान कल्चर से रिकनेक्ट करना। डॉक्यूमेंटेशन से पहले फैक्ट्स और साक्ष्यों पर पूरी तरह से रिसर्च की गई है, फिर भी करेक्शंस और सुझावों का स्वागत है। लेजेंड्स ऑफ उत्तराखंड सीरीज के इस एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे खूबसूरत और वाइब्रेंट जौनपुर रीजन की एक झलक दिखाने। जौनपुर और जौनसार यमुना नदी के दोनों ओर बसे ट्राइबल क्षेत्र है, जहां पांडवों की जीवन शैली का बहुत गहरा प्रभाव है। जौनपुर रीजन यमुना नदी के पूर्व में टिहरी और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में बसा है। वहीं दूसरी ओर जौनसार यमुना नदी के पश्चिम में देहरादून डिस्ट्रिक्ट में बसा है। कुछ बुजुर्गों का मानना है कि जौनपुर जौनसार नामों का लॉजिक ही है, जमुना आर और जमुना पार, और इससे आगे टॉन्स घाटी वाला एरिया रवाई कहलाता है। जौनपुर और जौनसार रीजन कल्चरली और एग्रीकल्चरली बहुत ही रिच और कलरफुल है, और यहाँ साल भर मेले और त्योहार मनाए जाते हैं। इस एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे ऐसे ही एक त्योहार की झलक दिखाने, जिसमें हिस्ट्री, कल्चर, फन, फूड, म्यूजिक और फोक डांस को भरपूर ऊर्जा और मस्ती के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। बग्वाली यानी जौनपुर जौनसार की दिवाली दीपावली के ठीक एक महीने बाद पूरे 4 दिनों तक मनाई जाती है। अतीत में तो यह बग्वाली पूरे 12 दिनों तक मनाई जाती थी। बग्वाली सेलिब्रेशन के पीछे हिस्ट्री की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो एक योद्धा था, उसने बोला ये वार न करे, ये हमारी सीमा पे वो अतिक्रमण न करे। तो अतिक्रमण रोक करके उन्होंने एक वहाँ पे अंकित किया कि भाई हम अब 1 महीना लग ही गया, तब तक वो दिवाली तो निकल गई। यहाँ पूरे गढ़वाल के अंदर सबने बोला जब तक हमारे वीर नहीं आएंगे हम दिवाली नहीं मनाएंगे। ठीक जस्ट 1 महीने बाद जब माधो सिंह भंडारी जी अपने आवास पे तब उसके उपलक्ष्य में ये दिवाली मनाई जाती है हमारे गढ़वाल में। ये लोगों का, हमारे बुजुर्गों का कहना है। लगाते थे पहले बुजुर्ग लोकगीत की, तू घर नहीं आए माधो सिंह भंडारी, मेरी 12 बग्वाली माधो सिंह भंडारी। तो मतलब मैं गीत लगाया कि जब तू घर आ, मतलब जब घर आ गए तब लगाया होगी। इसका नाम दिया हुआ 12 बग्वाली। अच्छा। 12 दिन तक हमारे कार्यक्रम चलता है शुरुआत से। अच्छा। अस क्या होता है? बग्वाली का पहला दिन कहलाता है अस्के, जिस दिन रिश्तेदार दूर दूर से सफर करके अपने या अपनों के गांव पहुंचते हैं और कुछ ना कुछ भेंट साथ में लाते हैं। भेंट में अक्सर पहाड़ का शुद्ध अनाज ही होता है। इस दिन पहाड़ी अनाज झंगोरा और कियोनी के मिश्रण के अस्के यानी पैनकेक्स बनाए जाते हैं। मिश्रण के पेस्ट को गोलाकार में तवे पर फैलाया जाता है। उसके बाद एक विशेष ढक्कन से उसे ढका जाता है। पेस्ट अपनी स्टीम से एक ही तरफ से बेक होता है और कुछ ही देर में स्वादिष्ट, पौष्टिक और प्योर ऑर्गेनिक अस्के तैयार। अस्के को दही के साथ खाने की परंपरा है और यह स्वादिष्ट व्यंजन सबसे पहले मेहमानों के लिए परोसा जाता है। इसी बीच गांव के प्रधान ढोल दमाओं के नाद के बीच प्रमुख देवता नागराज का पूजन करते हैं। पहला दिन तो थके हुए मेहमानों से भेंट और उनके विश्राम का होता है, साथ ही होता है अगले दिन का इंतजार। बग्वाली का दूसरा दिन कहलाता है पकौड़िया यानी पकौड़े बनाने का दिन। इस दिन आलू, प्याज और बेसन के ढेर सारे पकौड़े बनाए जाते हैं और खाए खिलाए जाते हैं। और एक दिलचस्प बात, पहाड़ों में त्योहार, शादी या किसी भी शुभ अवसर पे सूर यानी कि लिकर बनाने की परंपरा है, जिसे अनाज और जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है और सेलिब्रेशन के एंड तक इसे जम के एंजॉय किया जाता है। ये आटा होता है, जौ का आटा होता है और थोड़ा बहुत अपने घर का और चीज़ भी होती है, तो वो डाल के फिर इसकी रोटी बनाते हैं।
फिर रोटी बना के फिर उसको सुखाते हैं, सुखा के फिर उस घड़े में डालते हैं, फिर घनी सुर बनती है इसकी। तो घनी सुर के बाद अगर किसी ने निकालनी चाहिए तो दारू निकलती है फिर इसकी। अब तक तो पूरा गांव हिल जाता था, पीना खाना मस्ती में। दिवाली तो मस्ती की थी। अब देख लो कोई चुप चुप से पीते भी है। तो आप भी तो लाइक करते होंगे, करेंगे ना बाबा जी, दीदी कणी? हमारा पूरा समाज ऐसा है कि हम बिना दारू के नहीं रह सकते हैं, बिना तंबाकू के नहीं रह सकते हैं। ये मज़ेदार चीज़ है। वैसे आदमी झूठ बोल देता है। आप अगर हम बात करें आपस में तो आदमी झूठ बोल देगा। और दारू अगर पी लिया आदमी ने तो बिल्कुल दिल की बात बता देता है। आपके खिलाफ है वो, लेकिन मैं रोक नहीं सकता, उसको बोल दूंगा साहब। तो दारू में इतनी बड़ी जोश है। और इसी जोशो खरोश के बीच समय हो जाता है होल्डे खेलने का। तो क्या दिवाली और आतिशबाजी नहीं होगी? जरूर होगी, लेकिन ये आतिशबाजी कुछ अलग किस्म की होगी, जिसमें भीमल पेड़ की टहनियाँ एक अहम रोल अदा करती हैं। पहाड़ों में भीमल एक पेड़ है जिसकी टहनियों को कई दिनों तक पानी में भिगाने के बाद सेलू निकाला जाता है, जिससे मजबूत रस्सियां और चटाई बनाई जाती हैं। पकौड़िया वाले दिन बच्चे ही होल्डे खेलते हैं और जमकर एंजॉय करते हैं। होल्डे बनाने के लिए भीमल की सूखी लकड़ियों को एक नपे हुए आकार में तोड़कर भीमल की ही गीली लकड़ी पर बांधा जाता है। फिर एक विधिवत पूजन के बाद बच्चे मंदिर प्रांगण में पहले होल्डे जलाकर नाचते हैं, फिर खेतों में जाकर होल्डे नचाते हैं। गांव के खेतों में सूखी घास और खरपतवार का एक ढेर बना के उसमें आग लगा दी जाती है। इस जलते हुए ढेर को धिमसिया कहते हैं, जिससे बच्चे अपने अपने होल्डे जला के हवा में घुमाते हैं। होल्डे और धिमसिया जल जाने के बाद बच्चे ढोल दमाओं की धुन पे खूब नाचते हैं। और कुछ देर में बड़े भी बच्चों में शामिल हो जाते हैं और अंधेरा होते होते पारंपरिक रासू नाच पूरे गांव को अपने घेरे में ले लेता है। बग्वाली का तीसरा दिन कहलाता है बराज। इस दिन घरों में पूरी पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन बग्वाली का मुख्य प्रसाद चिवड़ा यानी कूटे हुए पहाड़ी चावल ही होते हैं, जो कि बहनों और बेटियों को परोसा जाता है। अतीत में तो यह चिवड़ा बहनों और बेटियों को उनके ससुराल तक पहुंचाया जाता था। बांटा देने जाते थे। जहाँ जहाँ अपने गांव से, हमारे गांव से कोई महिला थी, हमारी लड़की बहन या कोई भी, तो उसके लिए एक स्पेशल यहाँ से पूरी और आपका चिवड़ा हो गया, पकौड़ा हो गया, इसको बना के और गांव-गांव ले जाना था। सुबह होते ही घरों में पूरियां बनाने का काम शुरू हो जाता है, जिसमें हर कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए दिखाई देता है। दिन चढ़ते चढ़ते सोशल गैदरिंग होने लगती है और विचार विमर्श होने लगते हैं, और फिर समय हो जाता है वयस्कों के होल्डे खेलने का। बच्चों की ही तरह बड़े भी मंदिर प्रांगण में इकट्ठा होते हैं
और होल्डे जलाने से पहले नाचते गाते हैं। रासो नाच अक्सर पुरुष शुरू करते हैं और धीरे धीरे महिलाएं भी जुड़ने लगती हैं। इसी बीच गांव के बुजुर्ग सभी का शुभ तिलक करते हैं, जिसके बाद नौजवान होल्डे जलाते हैं और बच्चे आतिशबाजी करते हैं। और अब बारी आती है जोश और उत्साह को लेकर खेतों में होल्डे खेलने की। उत्साह और उमंग आसमान छूने लगते हैं और जोश और मस्ती अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है। भांडे को बिला जाई फूला गा मोनिया और इस तरह बराज का दिन समापन की ओर चला जाता है। बग्वाली का चौथा और आखिरी दिन कहलाता है भान। ये दिन बग्वाली का सबसे अहम और उत्साहवर्धक हिस्सा होता है। भान बबाई घास से तैयार किया गया एक रस्सा होता है, जिसे कुल देवता नागराज का रूप माना जाता है। गांव के नौजवान लड़के लड़कियां पहाड़ियों पर जाकर बबाई घास को इकट्ठा करके मंदिर प्रांगण में लेके आते हैं। गांव के युवा लड़के और लड़कियां नजदीकी पहाड़ी ढंगारों से बवाई घास काटने के लिए जुट जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा बवाई बटोरने की होड़ में लग जाते हैं। पहाड़ी ढंगारें खड़ी और गहरी होती हैं, लेकिन ये लड़के लड़कियां मेमनों की तरह इन पहाड़ी ढंगारों में खेले कूदे और पले बढ़े हैं, इसीलिए अभ्यस्त हैं। बबाई के गुच्छे इकट्ठा करके एक जगह फेंके जाते हैं, जहां खड़े हुए बाकी युवा अपने साथियों का हौसला बढ़ाते हैं। इकट्ठा किए हुए बवाई के गुच्छों को साइकिल पे लाद के बच्चों द्वारा गांव पहुंचाया जाता है, जहां से ये गुच्छे मंदिर प्रांगण तक पहुंचाए जाते हैं और पशु चरागाह में भिगाकर शुद्ध किए जाते हैं। इकट्ठा की गई बवाई की घास को बटकर एक रस्सा बनाया जाता है, लेकिन इस तरह नहीं, पूरे जोश और पूरे हंगामे के साथ। बवाई बटने के लिए बहुत उत्साह और ऊर्जा की जरूरत होती है, जो ढोल धमाओं के बीच से भांड बटने वाले युवाओं को मिलती रहती है। भांड को 3 सिरों में बांटा जाता है, जिन्हें 3 युवा बारी बारी बटते हैं। वहीं मजबूत कदकाठी के 4 युवा बैठकर भांड को दिशा और
आकार देते हैं। इस बीच बवाएं की खेप चलती रहती है। वहीं कुछ अनुभवी बुजुर्ग बवाएं से नागराज के फन के लिए पतली पतली रस्सियां बुनते हैं और फिर नागराज का फन भांड में जोड़ा जाता है। साथ ही पूंछ में गांठ बांधी जाती है ताकि भांड हाथ से फिसले ना। और अब भांड यानी नागराज को शुद्धिकरण के लिए गांव के पास के प्राकृतिक चश्मे में नहलाने के लिए ले जाया जाएगा। इसी दौरान भांड की एक्चुअल लंबाई का पता चलता है। जिन बच्चों ने भांड बनाने के लिए अपना अपना योगदान दिया था, वो भी अपनी मेहनत का रंग देखने के लिए भांड खींचने में जुट जाते हैं। लेकिन भांड को चश्मे तक पहुंचाना इतना आसान नहीं है। समूह के कुछ सदस्य भांड को वापस खींचते हैं और भांड से पकड़ छुड़वाने की कोशिश में अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। क्या लड़के, क्या लड़कियां और क्या बच्चे, सभी का एनर्जी लेवल एक समान बन जाता है। इस खींचातानी में भांड कई बार आगे जाकर वापस पीछे खींची जाती है। पकड़ छुड़वाने के लिए अलग अलग हथकंडे आजमाए जाते हैं। और कुछ लोग तो ढलानों में भी गिर जाते हैं, लेकिन जल्द ही वापस लौट भी आते हैं। भांड यानी नागराज को नहलाया जाता है। सबसे पहले नागराज के फन को और फिर भांड रूपी पूरे शरीर को प्राकृतिक चश्मे के पानी से शुद्ध किया जाता है। शुद्धिकरण के बाद जिस तरह नागराज को सर की तरफ से चश्मे तक लाया गया था, उसी तरह सर की तरफ से ही वापस ले जाया जाता है। जौनपुर जौनसार में नागराज का वर्चस्व जीवन के हर आयाम में साफ झलकता है और सम्मान पाता हुआ भी नजर आता है। इस रीजन में पांडवों की जीवन शैली आज भी परंपरा का एक मजबूत हिस्सा है और नागराज को भगवान कृष्ण के भाई बलभद्र यानी भद्राज के रूप में भी पूजा जाता है। जौनपुर रीजन के मौगी गांव में स्थित नागराज को गढ़वाल के सेम मुखेम से अवतरित माना जाता है। शेषनाग हमारा सेम मुखेम नागराज के उससे प्रकट हुआ, क्योंकि 9 कोटि नागराज 33 कोटि देवता 9 करोड़ी नागराज के रूप में यहाँ पे विराजमान है। शुद्धिकरण के बाद भांड को मंदिर में लाया जाता है, जहाँ पुजारी तिलक करके भांड का गांव में स्वागत करते हैं, जिसके तुरंत बाद रस्साकसी और पकड़ छुड़ाने का दौर फिर से शुरू हो जाता है। कुछ देर की मस्ती और मशक्कत के बाद भांड को नागराज की तरह कॉइल करके रख दिया जाता है और मेटल के एक कवर से ढक दिया जाता है। इसके बाद जौनपुर जौनसार का पारंपरिक नाच रासो शुरू हो जाता है। रासो नाच में पांडवों के शस्त्रों के मिनिएचर मॉडल्स को भी हवा में फहरा के नचाया जाता है। नाच अक्सर पुरुष शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे महिलाएं भी जुड़ने लगती हैं।
पुरुष और महिलाएं अलग अलग सर्कल बनाकर भांड के चारों तरफ गोलाकार घूमते हुए गाते और नाचते हैं। इन पारंपरिक लोकगीतों को एक जुगलबंदी के आधार पर गाया जाता है, जिसमें पुरुष और महिलाएं एक दूसरे के शब्दों का जवाब देते हैं। इस मौके के लोकगीत अक्सर नागराज को ही समर्पित होते हैं, लेकिन मस्ती का आलम ऐसा बन जाता है कि हिंदी फिल्मी गाने भी गा दिए जाते हैं। और पारंपरिक रासो नाच के बीच ऑन द स्पॉट एक्शन डांस भी बड़ी उमंग, जोश और एक्टिंग के साथ पेश किया जाता है। जो नाच धीमी गति के कदमों के साथ शुरू हुआ था, धीरे धीरे तेज कदमों का रिदम पकड़ लेता है, जिसमें आपसी तालमेल देखते ही बनता है। वैसे तो गांव के लगभग सभी लोग रासो नाच में हिस्सा लेते हैं, लेकिन जबरदस्ती खींच के नाचने के लिए आग्रह करना चुलबुली शरारतों का नतीजा भर होता है। इसी बीच मंदिर समिति के प्रमुख खाना खाने के लिए रासो रोकने के लिए आग्रह करते हैं, लेकिन उत्साहित युवा रासो जारी रखने की सिफारिश करते हैं। उत्साह के आगे भूख को झुकना पड़ जाता है और रासो फिर से शुरू किया जाता है और सेम मुखेम के नागराज को समर्पित किया जाता है। खाना खाने के ब्रेक के दौरान भांड यानी नागराज को अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अकेला छोड़ देने पर भांड नाग बनकर कहीं और चले जाएंगे। इसीलिए जब तक बड़े खाना खाकर वापस मंदिर प्रांगण में आते हैं, तब तक बच्चे अपने ही अंदाज में रासो नाच करते हैं।
अपने बुजुर्गों को देख देख के और रासु नाच में शिरकत कर कर के बच्चे नाच का तालमेल अच्छी तरह समझने लगते हैं और बड़ों की ही तरह सुर ताल मिलाने लगते हैं। नए जमाने के पॉपुलर जौनपुरी गाने गाते समय बच्चों का भोलापन झलकता है, लेकिन जब ये बच्चे जौनपुर जौनसार के प्रमुख देव महासु देवता को समर्पित रासु नाच नाचते हैं तो अपनी संस्कृति के प्रति गहरा लगाव इन नन्हे नन्हे दिलों में साफ नजर आता है। नाचते नाचते जब बच्चे चार्ज अप हो जाते हैं तब पांडव नाच करने लगते हैं, जो इनके बुजुर्ग दैवीय झनक आने पर करते हैं। पांडव नाच जौनपुर जौनसार की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है, जिसमें बुजुर्ग पांचों पांडव द्रौपदी और काली के ट्रांस यानी अवतारिक रूप में नाचते हैं। अपने बुजुर्गों की ही तरह बच्चे सेम मुखे नागराज की अपने नन्हे नन्हे स्वर से वंदना करते हैं। जैसे जैसे इन बच्चों का जोश और हौसला बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इनका दायरा भी बढ़ने लगता है और जौनपुर जौनसार के रासों से उठकर उत्तराखंड के एवरग्रीन एंड सुपरहिट बेड़ो पाको 12 मासा की धुन पे थिरकने लगता है। और देखते ही देखते बड़े भी इकट्ठे होने लगते हैं और एक बार फिर से रासु नाच अपनी पूरी ऊर्जा बिखेरता नजर आता है। एक बहुत ही कैप्टिवेटिंग रासु नाच के बाद समय आ जाता है नागराज का अभिषेक करने का और वर्ष की बग्वाली की विदाई देने का। गांव के बुजुर्ग भांड रूपी नागराज का तिलक करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि नागराज गांव में रहकर ही गांव की रक्षा करे और अगले साल भी एक शुभ बग्वाली का अवसर दें। रात के अंधेरे में कहीं नागराज चले न जाएं, इसीलिए भांड को गांव के खेतों में ले जाकर हिस्सों में काटकर गांव में ही रख लिया जाता है। इसके बाद सभी वापस मंदिर प्रांगण में जमा होते हैं और एक सफल बग्वाली की खुशी में फिर से रासु नाच नाचते हैं।
का बदलाव शहरों से होते होते गांवों तक अपना रास्ता बना चुका है। टेलीविज़न और स्मार्टफोन्स ने दुनिया को करीबी से जोड़ दिया है और एक बेहतर भविष्य की तलाश में युवा वर्ग गांव से शहरों की ओर पलायन कर रहा है। ऐसे में बग्वाली जैसे त्योहार पुनर्मिलन और संस्कृति के संरक्षण के कुछ ही गिने चुने मौके रह गए हैं जो लगभग विलुप्ति की कगार में है। अगले दिन एक नई सुबह होती है और जीवन अपनी दिनचर्या पे आ जाता है। मेहमान वापस चले जाते हैं और गांव में रह जाते हैं बच्चे और बुजुर्ग जो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपने अपने काम के लिए चल पड़ते हैं। जो कुछ गिनती की युवा गांव में बचे हैं वो या तो पढ़ रहे हैं या फिर रोजगार की तलाश में नज़दीकी छोटे शहरों की ओर निकल पड़ते हैं और पीछे रह जाती हैं खाली और बंजर पड़े खेत और रह जाती है भविष्य की एक आस। जनपुर किसान नेता है नेता सरिदार सिंह, जनपुर किसान नेता है नेता सरिदार सिंह, रोटी खाना पानी पींदो है नेता सरिदार सिंह, खड़े बूढ़े पुराना नेता है नेता सरिदार सिंह। आने वाले टाइम पे अगर यही कटान रहा तो मर जाएंगे हम, तो एक तख्ता बांधने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि जंगल कट रहे हैं, आबादी बढ़ रही है। तो इस वजह से तो अगर बचाना चाहते हैं अभी भी लोग तो बचाइए कि जंगलों को। आज कोई जंगलात वाला ऑफिसर आएगा यहाँ पे, वो अपने साथ थोड़ी ले जाएगा। अगर ये जंगल बचा हुआ रहेगा तो हमारे काम आएगा ना, हमारे पीढ़ी के काम आएगा। भविष्य की आस छोटी ही सही लेकिन जीवंत है। ग्लोबल नेटवर्किंग के इस जमाने में एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म जैसे कई जरिए हैं जिससे हमारा युवा वर्ग अपनी जड़ों से जुड़ सकता है। यह एपिसोड आपको कैसा लगा? अपनी राय और अपना सुझाव हमें जरूर भेजेगा। लेजेंड्स ऑफ उत्तराखंड सीरीज में फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक जय उत्तराखंड। जीत लो ले सोई जा को